नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास टांगिया। दर्शकों, दीपावली गई और उसके उपरांत अब से कुछ दिन बाद जो है लोग बाग थैंक्सगिविंग और क्रिसमस की तैयारी में जुट गए हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसे में स्टोर रूम में पड़ा जो सामान है उसमें थोड़ी सी शफलिंग होने लगी है। दिवाली का सामान हमने स्टोर रूम में वापस रखा, अब स्टोर रूम से हम थैंक्सगिविंग की डेकोरेशन का सामान उठा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी हैलोवीन का सामान निकाल रहे हैं और फिर कुछ लोग जो है क्रिसमस ट्री के लिए भी धीरे धीरे डेकोरेशन का सामान निकाल रहे हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि बार बार स्टोर रूम में आना जाना शुरू हो गया है। इसको लेकर के पल्लवी जी की ओर से और मेरी ओर से यही चर्चा हुई कि लोग बाग स्टोर रूम के बारे में बात कर रहे हैं कि भी घर में कहाँ होना चाहिए, किस तरह से उसका रखरखाव होना चाहिए। इसको एक विषय अनुसार हमने बनाते हुए आज हम पल्लवी जी से बातचीत करेंगे स्टोर रूम एंड वास्तु पर। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे, स्टोर रूम एंड वास्तु? स्टोर रूम जो होता है वो हर प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वास्तु में आपको ये जान के हैरानी होगी कि जहाँ पे आप अपना ज्यादा सर सामान जो आपको जब भी जरूरत पड़े यूज कर सकते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी, स्टोर रूम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने आप प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए लॉट सिलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने की कोशिश करते हो। स्टोर रूम का इंपॉर्टेंस वास्तु में इसलिए है कि वहां पे वेट रहता है, वो एवरीडे यूज नहीं होता है, कभी कभार वो स्टोरेज आपका खुलता है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टोर रूम तो ऐसे होते हैं कि रखने के बाद हम सालों साल तक उसके ऊपर पलट के देखते भी नहीं है। तो स्टोर रूम की छोटी छोटी वास्तु की टिप्स जो जानना इसलिए जरूरी है कि उसके नुकसान अगर होते हो स्टोर रूम में पड़े हुए सामान से तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी जी के सालों साल ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल में भी नहीं ला रहे होते, वो पड़ी रहती हैं स्टोर रूम में और फिर जब कभी ध्यान उस पर जाता है तो ये रियलाइजेशन होती है कि यार इनको इतने साल रखा क्यों, क्या जरूरत थी। मेरा तो ऐसा भी मानना है कि अगर कोई चीज आप 6-8 महीने साल भर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो शायद उसकी आवश्यकता पड़ने भी नहीं वाली है, उसको शायद फेंक ही देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार कैसा होता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कई बार कुछ पड़ा हुआ सामान होता है, वो बिजी लाइफ की वजह से लोग भूल जाते हैं। लेकिन आजकल तो मैंने ये देखा है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के स्टोर रूम भी ऐसे होते हैं कि जैसे अगर किसी होटल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे अगर उन्होंने रूम का स्ट्रक्चर चेंज किया हो, बेडरूम से सारे मिरर निकाले हो, ज्यादा ड्रेस या एक्स्ट्रा बेड फ्रेम हो, तो वो मिरर वहाँ पे रखकर वो फिर होटल के स्टोर रूम में या होटल के स्टोर रूम में भूल ही जाते हैं। उनको याद तक नहीं रहता है कि उसका मिरर का कोई साइड इफेक्ट होता है। एक बार कैंसस सिटी में जब मैं कंसल्टिंग कर रही थी तो उन्होंने मेरे को पूरी प्रॉपर्टी बता दी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उस प्रॉपर्टी के अंदर 2 बार इंसिडेंट बन चुके, अलग अलग तरह के एक्सीडेंट हुए। एक बार वहां पे आग लग गई, दोबारा वहां पे कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से उनको इंश्योरेंस क्लेम उसके लिए यूज करना पड़ा। तो उनको ऐसा लगता था कि मेरी प्रॉपर्टी में बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन लगातार बैक टू बैक 2 साल के अंदर ये इस तरह की पोजीशन आ गई, समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पाते थे जी। उनको दिशा सही लगती थी, सब सही लगी थी। जब मैंने विजिट की तो मुझे भी हैरान हुई कि कितनी परफेक्ट प्रॉपर्टी है, जबकि बहुत रेयर केस में इतना अच्छा मिलता है, बट 90% चीजें सही जा रही थी। बट हमें ये ढूंढना था कि कहीं कोई गड़बड़ है, लेकिन वो हाथ में नहीं लग रही थी। हमने सारे यूटिलिटी रूम्स देखे, लॉन्ड्री रूम देखे, हर तरह की चीजें देखी, जो भी होटल इंडस्ट्री के लिए कंसल्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट बातें होती है वो सारी चीज मैंने एक एक करके रिव्यू की, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था। तब जाके मेरे को ऐसा लगा कि लेट्स चेक द स्टोरेज, स्टोर रूम एरिया। पहला फ्लोर देखा, 3 स्टोरी बिल्डिंग थी। सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे गए तो हमें वजह मिल गई कि किस वजह से प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स थे। सेकंड फ्लोर पे उन्होंने जो प्रॉपर्टी को रिनोवेट किया उसके अंदर जितने भी मिरर निकले थे वो सारे वहां पे लगाए थे। वहां पे एक स्टोरेज के अंदर उनका इलेक्ट्रिकल पैनल रूम बना हुआ था, ट्रांसफार्मर उनकी बाहर नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन सेकंड फ्लोर पे काफी ज्यादा स्टोर रूम में इलेक्ट्रिकल पैनल लगे हुए थे। उन्होंने सब कुछ मिक्स कर दिया था। वहां पे प्रॉपर्टी का सारा क्लीनिंग एसेसरीज, लिक्विड प्रोडक्ट, ब्लीच, ये वो जो भी उसके लिए क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है वो सारा लिक्विड प्रोडक्ट था। वहां पे मिरर्स थे और इलेक्ट्रिकल पैनल थी, और सारे मिरर जो लंबे लंबे थे वो इस तरह से रखे हुए थे दीवार की ओर स्टैंड करके, ताकि वो इलेक्ट्रिकल पैनल को फोकस करते थे।
एक्सीडेंट की वजह 1 सेकंड में मिल गई। जब हम थर्ड फ्लोर पे गए, वहां पे इससे भी ज्यादा यूनिक चीज थी। उनके घर के अंदर, उन्होंने घर बदला था, तो उनके घर के अंदर से कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज, एक्स्ट्रा फर्नीचर था, जिसमें उनका ड्रेसिंग टेबल ना, वो सब पुराना फर्नीचर था, वो उन्होंने जाके थर्ड फ्लोर के स्टोरेज एरिया में डंप कर रखा था। और उनको ऐसा था कि सूना लेटर कभी किसी और को देना होगा तो वहां से उठा के हम दे देंगे। तो सोचने की बात तो अच्छी थी, लेकिन उसकी वजह से प्रॉपर्टी पे हादसे होने शुरू हो गए थे। और उनकी सिक्स सेंस सही थी कि कोई ना कोई वास्तुदोष है, और वो वास्तुदोष पकड़ में आया। उसी के साथ मेरे को लगा कि लोगों के पास ये जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है कि जितना आप अपने होटल इंडस्ट्री, घर के दरवाजे, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, गैस स्टेशन कह लो, ब्यूटी सैलून कह लो, तो जहाँ पे आप अपने एंट्रेंस एरिया, रिसेप्शन एरिया, कस्टमर लॉबी एरिया जितने कॉन्शियस होते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टोर रूम। तो आज हमारा मेन बात पे टॉपिक यही रहेगा कि स्टोर रूम में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से जाने अनजाने में प्रॉपर्टी में कोई वास्तुदोष खड़ा हो सकता है। जी पल्लवी जी, बहुत अच्छा उदाहरण आपका, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का आपने उदाहरण दिया, होटल का किस तरह से स्टोर रूम में उनकी किस वजह से वास्तुदोष हो रहा था, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मुझे लगता है कि कम्युनिटी से बहुत से लोग जुड़ पाएंगे। कमर्शियल पे वापस आऊंगा, और ये भी बात आपने खास कही कि ये भी समझना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ब्रेक के उस पार ये सवाल ज़रूर रखूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि अगर रेजिडेंशियल की बात करते हैं ना, तो अधिकांश लोगों के पास एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम बनाने की जगह नहीं होती है। बनता है स्टोर रूम तो ज़्यादातर या तो गराज बन जाता है, या फिर बेसमेंट में लोग बाग सामान स्टोर करते जाते हैं। ये भी समझ लिया जाए कि बेसमेंट या गराज को क्या स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ज्यादातर लोगों के घर में स्टोर रूम जो होता है वो गराज और बेसमेंट जिन घरों में होते हैं वहां पे होता है। फ्लोरिडा या कुछ ऐसे सिटी है जिसके अंदर बेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहां पे जो सीढ़ियों के नीचे का जो एरिया होता है वो ज्यादातर स्टोर रूम के तौर पे दिया जाता है। तो स्टोर रूम में आजकल लोग, मैंने देखा है कि सेफ बॉक्स भी रख देते हैं अपना कैश छुपाने के लिए कि यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, काफी सारा सामान रख देते हैं। अब जिस घर की दिशा, जिस तरह की दिशा में आप रहते हो, और जो गराज की पोजीशन है, जो अगर आपके पास बेसमेंट में स्टोरेज है, एडिशनल स्टोरेज, और वहां पे आपने जो सामान डंप किया है उसकी दिशा क्या है। गराज का और बेसमेंट का स्टोरेज जो होता है वो डायरेक्शन के माध्यम से सही और गलत वास्तु के हिसाब से माना जाता है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा का गराज है, बेसमेंट के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर आपने अपना सामान डंप करके रखा हुआ है, तो उन दोनों कंडीशन के अंदर उस रखे हुए क्लटर से या एक्स्ट्रा एडिशनल स्टफ जो कि आप कभी कभी इस्तेमाल करते हो, उससे प्रॉपर्टी के ओनर को नुकसान होता है, उसका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई होता है। दूसरे लैंग्वेज में मैं ये भी कह सकती हूँ, उसका बीपी हमेशा हाई रहता है। जाने अनजाने में एक या दूसरे तरीके से वो हमेशा प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। सो अगर आपके घर में एडिशनल स्टोरेज की व्यवस्था आपके गराज में या बेसमेंट के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनी हुई हो, तो वास्तु के नियम के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज बना ही नहीं सकते। वहां पे आपको इस तरह की व्यवस्था को अवॉइड करनी चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उसको रफ्तार देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग, और आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से स्टोर रूम एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले बहुत से सवालों के बीच में ये बात आपने खास उस पर तवज्जो दिया था कि हमें ये समझना होगा कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, उसमें स्टोर रूम में क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं रखना चाहिए, जो वास्तुदोष में ना बदल जाए। तो बताइए, हमें गाइड कीजिए कि क्या कुछ नहीं रखना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यू जर्सी में एक घर को विजिट किया था। काफी बड़ा घर था एंड बहुत ही यूनिक घर है। कभी मेरे को मौका मिले तो वहां पे मैं टीवी एशिया की टीम को ले जाना चाहती हूँ। वहां पे हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है जी। वेल नोन लोग हैं वो न्यू जर्सी के, और उनके 2 भाई, और फैमिली में एक यूनिटी है, बिजनेस साथ में है, और वो चाहते थे
कि पूरा परिवार जो है इस तरह से प्यार से बंधा रहे। तो जब परिवार में जब जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है तो उसके साथ-साथ एक रूल्स भी होता है कि हर आदमी को अपनी स्पेस मिलनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप में स्पेस बनाए रखते हो तो सफोकेशन नहीं होता है और रिलेशनशिप हेल्थी रहते हैं और लॉन्ग टर्म तक उसके अंदर लोग जो होते हैं वो खुशखुशाल रहते हैं। तो यही सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने उनके लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। 2 ब्रदर के लिए मैंने एक ही घर के अंदर ऐसा क्रिएट किया था कि जिसमें पेरेंट्स और उनकी बेटी जो थी वो घर के फ्रंट पार्ट में रहते थे और उसी बिल्डिंग को टच करके एक छोटा-सा कॉरिडोर जैसा, यानी कि उसी बिल्डिंग को टच करके साथ में 2 यूनिट बने थे जो बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए थे। और साथ में दोनों ब्रदर का राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर के अंदर उनका एक पूरा घर वहाँ पे बना हुआ था जिसमें सारे बेडरूम, छोटी सी किचन, पैंट्री और जो भी घर के लिए ज़रूरत चीज़ें वाली होती है, इंडिविजुअल गैराज, वो सारे प्लान किए गए थे। तो जब कभी कोई घर में गेस्ट आता था तो दोनों ब्रदर अपने वहाँ से जो इनकी एंट्री थी, जो बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड एंट्री थी कॉरिडोर की, वहाँ से अपने मेन घर में आ जाते थे और किचन वगैरह जहाँ पे सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, वो उनका जो मेन घर बना हुआ था वहीं पे बना रहता है। सुनने में बहुत डिफरेंट लगता है लेकिन जब कभी आपको मौका मिला और अगर आप उस घर को विजिट देखो करोगे तो इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है और दे लव इट, उनको इतना अच्छा लगा। और हमेशा ये बोलते हैं कि पहले भी मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी भी कहीं न्यू जर्सी तो कहीं पे भी नहीं देखा है। तो मेरी जी। कोशिश रही ये चीज़ मैं आपको बताऊं। वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले मेरे को विजिट करने का मौका मिला था तो मैंने देखा कि जब घर बन गया, सारी चीज़ें नहीं है, वस्तु के हिसाब से सब कुछ डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जब अपना घर बनता है तो लोग स्टोरेज कहीं ना कहीं इधर उधर जमाना शुरू कर देते हैं। वास्तु के हिसाब से जब कभी आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के स्टोर रूम के बारे में बात करते हो तो सीढ़ियों के नीचे अगर आपके घर का स्टोरेज बना हुआ है तो वहां पे लिक्विड प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे अगर स्टोरेज सही दिशा में हो, वास्तु के हिसाब से स्टोरेज के लिए उपयुक्त दिशा जो है वो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा है, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा है, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा है। तो वो सारे दिशाओं में अगर आप स्टोरेज करते हो फिर भी कई बार कुछ स्ट्रक्चरल लिमिटेशन के हिसाब से वहां पे कुछ स्टोरेज को अलाउ नहीं किया जाता, तो वहां पे आप कोई भी तरह के लिक्विड प्रोडक्ट को नहीं रख सकते, ड्राई चीजों को रख सकते हो। यहाँ पे बात हम बेसमेंट की कर रहे थे, इतना सुंदर घर बना हुआ था तो वहां पे बेसमेंट में उन्होंने कॉमन एम्यूनिटी सारी चीजें डाल रखी थी जिसमें सोना, स्पा, बच्चों का खेलना, मीडिया रूम, लाइक कार्ड रूम, बहुत सारी चीजें, वाइन सेलर, काफी सारी चीजें लगा रखी थी। तो सोना और उसके बीच में जो स्पेस मिली थी वहां पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कुछ लकड़ी, कुछ चीजें, कुछ सामान रह गया था जो वो भूल गए थे और वहां पे डंप हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे पेंट थे वहां पे, वो भी एडिशनल वहां पे डंप हो गए थे। तो जहां पे इलेक्ट्रिकल पैनल थी उसी के बाजू में बहुत ज्यादा पेंट का सामान था, जानबूझ के नहीं किया गया था, अनजाने में हो गया था और कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल था जो वहां पे गलती से रह गया था। अब हम जब भी कोई कंसल्टेंसी करते हैं, जो फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट्स होती है उसको एक बार रिव्यू करने जाते हैं। जब मैं गई थी तब सही था, 2 साल के बाद जब रिव्यू करने का चांस मिला तो धीरे धीरे करके वहां पे ये सारा स्टक हो गया था। तो वास्तु के हिसाब से बेसमेंट में जिन लोगों के घरों में स्टोरेज बना हुआ हो लेकिन साथ में वो एक ऐसा बड़ा सा घर हो जिसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जिसमें आपके पास सोना भी बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल पैनल भी बनी हुई है, पूल एरिया का भी इक्विपमेंट्स वहां पे लगे हुए हैं और बेसमेंट के अंदर आपका एडिशनल स्टोरेज भी है। तो ऐसी तमाम व्यवस्था दिशाओं के हिसाब से ईस्ट यानी कि पूर्व, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा, साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि दिशा के अंदर ये सारी व्यवस्था नहीं हो सकती। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि साउथ ईस्ट में इलेक्ट्रिकल पैनल तो होनी चाहिए लेकिन नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से आपके पूल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल पैनल एरिया, सोना एरिया और समटाइम्स इंडोर स्पा जो आजकल बनने शुरू हो गए, हॉट स्पा, वो सब कुछ साथ में बनता हो तो इस तरह की व्यवस्था आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। जी दर्शकों, पल्लवी जी अक्सर कहती हैं कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे, और जिन जिन दिशाओं पर उन्होंने जोर दिया कि स्टोर रूम उन दिशाओं में नहीं होना चाहिए, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप उसका लाभ उठाएंगे और साथ ही साथ क्या कुछ नहीं होना चाहिए स्टोर रूम में ये भी समझकर आप उस बात का लाभ उठाएंगे। पल्लवी जी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में मैंने बहुत बार देखा है, कई जगह कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी देखा है कि लोग बाग बेसमेंट या गराज के अतिरिक्त एटिक स्पेस को भी, अगर नहीं होता, किसी के पास ना बेसमेंट है ना किसी के पास गराज है, अब क्योंकि कॉन्डोमिनियम या अपार्टमेंट्स में रहने वालों के पास एक चीज जो बचती है, टाउन होम्स में रहने वाले लोगों के पास एक चीज जो बचती है वो है एटिक स्पेस। तो कईयों का तो वॉक इन वॉक आउट एटिक होता है और कईयों का
टेम्परेरी जो एक वो जो लेडर होता है उसको लेकर के वो अपने सूटकेस और ना जाने क्या क्या सामान, दिवाली का, होली का, फेस्टिव ओकेजन का बहुत सारा सामान रखते हैं, क्रिसमस का, ये सब चीजें रखते हैं। एटिक स्पेस को बतौर स्टोर रूम इस्तेमाल करना चाहिए क्या? वास्तु के हिसाब से अगर आप एटिक को स्टोर रूम की तरह यूज करते हो तो उसके रूल्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो आपका जो एक्स्ट्रा क्लटर या जो भी आपका सामान है अगर वो हैवी है तो वो एकदम आपका हैंगिंग कंडीशन में हो जाता है, क्योंकि वो आपके सर के ऊपर आता है एटिक। तो कई बार अगर आपका एटिक काफी बड़ा हो और अगर आपके मास्टर बेडरूम में जहाँ पे आप सो जाते हो और आपके जो बेड पोजीशन है उसके ऊपर आपका एटिक है और वो आपने सामान से भर रखा है, आपके घर का पूजा घर बना हुआ है और भगवान का जहाँ पे मंदिर या स्थापना की गई है उसके ऊपर एटिक पड़ता हो और वो भी काफी भारी सामान से भरा हुआ हो, बच्चों के कमरे में, बुजुर्गों के कमरे में, किसी भी बेडरूम के अंदर जहाँ पे भी आपकी बेड पोजीशन या सोने की व्यवस्था हो उसके ऊपर के एटिक में कोई भी तरह का सामान, लाइट या भारी सामान वास्तु के हिसाब से सही नहीं मानते हैं। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह के स्टोरेज जो है वो गलत वास्तु दोष की निशानी बन जाते हैं, तो जो भी एटिक के अंदर आपने सामान रखा हो वो किसी भी तरह के बेडरूम की बेड पोजीशन के ऊपर वाले एरिया में जहाँ पे लोग सोते हैं उनके सर के ऊपर आता हो, पूजा घर के ऊपर आता हो, किचन की पेंट्री के ऊपर कोई भी तरह की ऐसी व्यवस्था हो जिसमें आपने काफी हैवी सामान रखा हुआ हो और वो एटिक के पोजीशन में बना हुआ हो, वहां पे नहीं है लेकिन एटिक में है, तो वो तमाम व्यवस्था जो है वो वास्तु दोष की निशानी बन जाता है। और इतनी छोटी छोटी चीजें आपको नुकसान करना शुरू करती है और वहां तक पहुंचना और उस बात को समझने में क्लाइंट को काफी वक्त लग जाता है और वो यही असमंजस में रहते हैं कि मेरा घर तो इतना साफ सुथरा है, क्लीन है, फिर कुछ समझ नहीं आता कि मुझे प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं। स्टोरेज व्यवस्था वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। स्टोरेज में किस तरह का सामान रखा गया है, किस तरह की जगह पे रखा गया है, कौन सी दिशा में रखा गया है, ये सारी बातें कंसल्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। पल्लवी जी, आप भी जब समझा रहे थे और अक्सर लोगों के स्टोर रूम को ध्यान में रखते हुए मैं अपने भी घर के स्टोर रूम की अगर बात करूं तो कुछ चीजें समांतर स्तर पर जो नजर आती हैं कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, वो ये है कि देखिए, या तो आप पानी की कुछ चीजें रख लेते हैं, फेस्टिव ओकेजन की कुछ चीजें रख लेते हैं, कई बार कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो घर में या तो रोजमर्रा इस्तेमाल नहीं हो रहा या खराब हो गया, फेंकने को दिल नहीं कर रहा, फिलहाल उसको आंखों से दूर करने के लिए पुराना कंप्यूटर हो, पुराना टीवी हो, मिक्सी ब्लेंडर हो, कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हम कहते हैं यार फिलहाल के लिए तो इन्हें यहाँ रखो, बाद में देखेंगे क्या करना है, और वो पड़े पड़े फिर एक समय निकल जाता है, उनमें जंक भी लगने लग जाता है, रस्ट आने लगता है, बैटरीज होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा हुआ हो या जैसे आपने लिक्विड की बात करी, कई बार यहाँ तक कि अगर आप पुराने किताबें भी रखे जाएं, पेपर भी रखे जाएं, तो उनका भी अपना एक वजन हो जाता है। ये चीज़ों को भी समझना कि क्या कुछ, जैसे आप निरंतर समझाते आ रहे हैं कि क्या रखें और क्या ना रखें, उस और से थोड़ा ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जो खासतौर पे यूज़ नहीं हो रहा, कभी लोगों के क्लोजेट्स, कबर्ड्स होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आंखों से तो हटा देना चाहते हैं लेकिन वो स्टोर रूम में फिर अपना ही एक तरफ से खामियाजा कर रही होती हैं, उस और से भी कुछ गाइड कीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा विकास जी। जब आप बोल रहे थे तो मेरे को कुछ बातें याद आ रही थी। स्टोरेज के वास्तु दोष के साथ मेरा मिलना जुलना हमेशा हर साइट पे होता है। मैंने इंडिया में दिल्ली के अंदर एक घर को विजिट किया था, वहां पे सैनिक फार्म करके काफी एक्सपेंसिव घर, बहुत मतलब बड़ा, बहुत अच्छे पॉश लोकेलिटी है दिल्ली की। बहुत ही पॉश लोकेलिटी, आप जानते हो इसलिए आपको पता है। तो वहां पे जो रहते हैं वो लोग भी बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं जिनके काफी फैले हुए बिजनेस वगैरह होते हैं। तो वहां पे इतनी बड़ी कोठी थी जिसको मैं विजिट करने गई थी, वो उन्होंने यूएस से मुझे स्पेशली बुलाया था। मैं जो इंडिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसके साथ काम करती हूँ और वो कैस्टर ऑयल और मेटल की इंडस्ट्री में काम करती है, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस उनको दिया था। इतने पोश एरिया में जब उनके घर को विजिट करते करते हम टेरेस पे गए, इंडिया में टेरेस होते हैं, टेरेस पे हम लोग गए, तो वहाँ पे जो ट्यूबलाइट, टूटी हुई ट्यूबलाइट थी, काफी बड़ा घर था तो काफी ज्यादा टूटी, करीबन आप समझ लीजिए कि 12-15 ट्यूबलाइट अगर टूट जाती है तो उसका कचरा जो भी इकट्ठा होता है वो कैसा होता है, उतनी सारी वहाँ पे पड़ी हुई थी एक लोकेशन पे। मैं तो कंपास लेकर घूम रही थी, तो जब मैं वहां पे पहुंची तो मैंने देखा कि भैया ये तो जो टेरेस का एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट है और वहां पे इतना झंग रखा हुआ था। तो मैंने उनको बुला के सिंपल पूछा कि आपने ट्यूबलाइट का यहाँ पे ट्रैश रखा हुआ है, ये यहाँ पे पड़े पड़े जुड़ने वाली है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा इतने सर्वेंट काम करते हैं आपके घर इसको फेंक दीजिए। उनको हाथ भी नहीं लगाना है, खाली बताना है इसको कि इसको फेंक दो। तो
मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं इतनी बड़ा घर होता है, इतनी बड़ी कोठी होती है, मैंशन होता है, तो काफ़ी कोने होते हैं और कभी भी हमें टाइम नहीं मिलता है कि एक छोटा-सा राउंड लगा के हम अपने घर के हर कोने को देख लें। तो जब उन्होंने देखा कि इतना कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ और जब मैंने ये सीधा सवाल पूछा कि पड़े-पड़े जुड़ने वाला है, तो उनको रियलाइज़ हो गया अपने आप कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। उन्होंने तुरंत ही अपने साथ एक सर्वेंट को कॉल किया, वो आ गए ऊपर, उन्होंने उठा के उसको क्लीन कर दिया। बोले पहले भी 2 घंटे में ये क्लीन हो जाएगा। वहाँ पे इतना सारा सामान अलग-अलग कोने में रखा हुआ था, लेकिन वो कभी भी अपने टेरेस पे जा नहीं रहे थे क्योंकि काफ़ी बिज़ी लाइफ में थे। रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, जहाँ कहीं अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को वास्तुशास्त्र के नज़र से या वास्तु की पॉज़िटिव एनर्जी से अगर उसको बढ़ाना चाहते हो, वहाँ पे बनाए रखना चाहते हो, तो आपको अपने घर में एक रूल्स ये भी बनाना पड़ेगा कि कितने भी बिज़ी लाइफ में क्यों ना हो, 1 महीने में, 2 महीने में अपने घर के हर कोने को एक बार जस्ट नज़र आपको सिर्फ़ एक देखना है, लुक आफ्टर करना है। तो उससे भी कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड चीज़ें, कई बार अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारा ध्यान नहीं होता है, वो चीज़ निकल सकती है। ऐसा काफ़ी बार होता है कि आपके जो स्टोरेज के अंदर कुछ इमोशनल, कुछ आपकी जिसके साथ मेमोरी जुड़ी हुई है, वैसी आप 1-2 चीज़ रख सकते हो। लेकिन वहाँ पे ड्राई स्टोरेज और लिक्विड स्टोरेज वास्तु के हिसाब से दोनों के लिए अलग-अलग दिशाएँ दी है। कुछ जगह के अंदर लिक्विड स्टोरेज वास्तु के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ खामीपूर्ण व्यवस्था बनती है, वो है सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ। वास्तु के हिसाब से सीढ़ियों के नीचे कोई भी तरह का लिक्विड स्टोरेज, कोई भी तरह का, चाहे लिक्विड प्रोडक्ट्स हो सकती है, चाहे उसमें आजकल मार्केट में छोटे-छोटे ऐसे ग्लोब मिलते हैं जिसके अंदर अलग-अलग लिक्विड भरा हुआ होता है। काफ़ी ज़्यादा की स्टैंड, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें आती है जो किसी ने आपको गिफ्ट की हो और आप भूल गए हो। एनी काइंड ऑफ लिक्विड स्टोरेज जो होते हैं वो सीढ़ियों के नीचे नहीं होने चाहिए। और वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा और साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि दिशा, ये चारों दिशाओं में लिक्विड स्टोरेज को नहीं बनाना चाहिए। जी। आमतौर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे होता है अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्टोरेज बनाते हो किसी भी तरह का, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं, उस तरह के स्टोरेज की रेमेडी की जाती है। एंड अगर आपके घर में कोई भी तरह के बीमार लोग हो, बुजुर्ग हो, बच्चे बीमार रहते हो, आप बात बात पे सीजनल इफेक्ट कह दो या बात बात पे आप कोई भी तरह के हेल्थ इश्यू से परेशान हो, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अनजाने में कहीं आपके घर में ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में कोई स्टोरेज व्यवस्था बनी हुई हो। धीरे धीरे उस क्लटर को क्लटर फ्री करो, उसको क्लीन करो, बहुत ही जरूरत का जितना सामान हो उसको रखो। और आगे चल के मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि गलत स्टोरेज व्यवस्था से कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो लीगल प्रॉब्लम में भी जा सकती है। उसके साथ मैं आपके लिए एक अपना केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर जो केस स्टडी की उन्होंने जिक्र किया उस पर भी उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। उससे भी हो सकता है कि आपको कुछ लाभ हो सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग, मैं विकास नांगिया। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है स्टोर रूम और वास्तु विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? आज हम इस प्रोग्राम में स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वास्तु के हिसाब से कोई भी तरह के रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो भी सर सामान रखा हुआ हो उसके साथ कोई भी पेंट के डब्बे नहीं रखने चाहिए। पेंट का स्टोरेज जो होता है वो हमेशा एडिशनल रखना चाहिए। अगर आपके घर की स्टोरेज व्यवस्था सही दिशा में भी क्यों ना हो, लेकिन पेंट वगैरह या लिक्विड प्रोडक्ट का जो स्टोरेज होता है उसको रेगुलर ड्राई स्टोरेज से हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। जी, और केस स्टडी का आप जिक्र कर रहे थे और कुछ बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें जिनसे अधिक नुकसान हो सकता है, थोड़ा वो भी गाइड कीजिए।
कुछ दिनों पहले मैंने जॉर्जिया में कंसल्टिंग किया था। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो लीगल डिस्प्यूट में चल रही थी और उनको बैक टू बैक कुछ ना कुछ काउंटी के साथ, पार्टनर के साथ परेशानी हो रही थी और उनके लीगल प्रॉब्लम्स जो थे वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कांस्टेंट चल रहे थे। तो किसी ने कहा होगा कि वास्तु के बारे में आप सोचो, कहीं कुछ गलत लगता है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैं जॉर्जिया में गई। सिंपल उस प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा कि उनकी जो लीगल प्रॉब्लम्स को रखने के लिए जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन थे, जहाँ पे वो आजकल कंप्यूटर में होते हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड कॉपी को 5 साल 10 साल पुराना जो उनका जो बिजनेस का जो स्टोरेज होता है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको रखना पड़ता है, तो उन्होंने सारी व्यवस्था थी वो अपनी प्रॉपर्टी के साउथ वेस्ट दिशा में रखी थी। ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि काफी लोगों को लगता है कि साउथ वेस्ट इज आइडियल कॉर्नर फॉर स्टोरेज। थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा, लेकिन साथ में एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि स्टोरेज के अंदर भी चीजें ब्रेक डाउन होती है कि कौन से दिशा में किस तरह का स्टोरेज रहेगा। साउथ वेस्ट में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के लीगल प्रॉब्लम से, किसी भी तरह के प्रॉब्लम, फ्रेंचाइजी के साथ या कोई भी इश्यू के साथ परेशान हो और साउथ वेस्ट में अगर रख देते हो, उसका एक नुकसान ये भी होता है कि प्रॉब्लम से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे और उसके साथ आप लड़ते ही जाओगे और कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई भी लीगल डिस्प्यूट के पेपर वर्क जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको कभी भी साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में नहीं रखना चाहिए और साथ में साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं, बात रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में डिवोर्स पेपर की हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी तरह की परेशानी की हो, साउथ दिशा और साउथ वेस्ट दिशा ये आइडियल स्टोरेज नहीं माना जाता है लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। उससे डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं और निरंतर आप उसकी वजह से परेशानी भुगत सकते हो। बहुत ही अच्छी जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आप पल्लवी जी से संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com, और यदि हमारे माध्यम से आप पल्लवी जी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।